हम लोग अभी करने जा रहे हैं टॉपिक, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक बार आता है एग्जाम में, क्योंकि यह टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस का आप कह सकते हैं सोल है। इसलिए है कि टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं और लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे है और कौन कौन लॉ फॉलो होता है इंडिया और वर्ल्ड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए भी और हमारे आगे के जो हमारा करियर है उसके लिए भी। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ को इंटरप्रेट करने की प्रवृत्ति हमें आनी चाहिए। और इंटरप्रिटेशन कैसे सीखेंगे? जब हमको मालूम होगा कि कैसे कैसे लॉ होते हैं वर्ल्ड में और वो लॉ कैसे कैसे चलते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को जो जो लॉ चलता है, कौन इन सिविल लॉ, कॉमन लॉ, जो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेजर लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंडियन लीगल सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, दोनों को डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर का ब्रेक देंगे और ब्रेक के बाद अगर आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो फिर दोबारा कोई और हम लोग क्वेश्चन करके जूरिस्प्रूडेंस को आज खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो, क्योंकि अभी आप लोग रेगुलर कर रहेंगे तभी अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप तभी से अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं जब कोई सुनने वाला हो। नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपका टोन हाई हो गया, कहाँ आपका स्पीड अप हो गया, कहाँ आपका स्पीड डाउन हो गया। नहीं तो मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करके भी चाहता तो डाल देता यूट्यूब पर, जिसको देखना है देख लेता। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई सुनने वाला हो बैक साइड में और वो बताए कि हाँ ये जो बातें हैं मुझे समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं, आपका जो बताने का तरीका है सही है, आपका जो बताने का स्पीड है वो सही है, ताकि बाद में जो लोग देखें रिकॉर्डिंग उनको भी समझ में आए। और जो लोग लाइव में हैं उनको सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें हैं डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं और उनका डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके रखता हूं, वो मैं कर रहा हूं। क्योंकि व्हाइट बोर्ड शेयर होता है तो कुछ भी मुझे लिखना होता है वो मैं लिख देता हूं, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। तो आप लोगों को अगर डाउट पूछना होगा तो हैंड रेज करके डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बताता रहूंगा और बीच में बोल देंगे तो फ्लो टूट जाएगा और अच्छे से बताने में नहीं बनेगा। तो आप लोग हैंड रेज करिएगा, मैं देखूंगा और बता दूंगा। नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं एक एक करके क्लियर करने का कोशिश करूंगा। किसी का भी जो है वो अधूरा नहीं रहेगा। तो मेरा यही मकसद है कि आप लोग जो हैं लॉ के फील्ड में अपने झंडे गाड़े, अपना नाम का परचम लहराएं। इसीलिए ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और जो भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन कौन से लीगल सिस्टम चलते हैं। तो पहले मैं एक बार व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। ऑडियो कनेक्ट हो गया था, हाँ। तो ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा स्क्रीन आप लोगों को विजुअल है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन विजुअल अब हो गया होगा और स्क्रीन पर आपको चीजें नजर आ रही होंगी। है आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक पेज दिखाई दे रहा होगा, तो वो पेज बताइए आप लोग सभी लोगों को विजुअल है? चलिए, तो उम्मीद है कि सभी लोगों को विजुअल हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो बता दीजिए। तो अगर हो गया है तो ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिया का लीगल सिस्टम पढ़ेंगे। इसलिए पहले मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया का लीगल सिस्टम जो है वो बाद में डिराइव हुआ है, बाद में बना है और उन्हीं लीगल सिस्टम को लेकर बना है। तो हम लोग पहले मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड समझ चुके होंगे, तो हम लोगों को आसानी होगी इंडियन लीगल सिस्टम समझने में और एग्जाम्स में लिखने में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के बारे में देखेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और आप लोगों को पहले से बहुत कुछ मालूम होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। तो स्क्रीन विजुअल है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेजर लीगल सिस्टम, मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, फिर इंडियन लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे और फिर सेशन में ब्रेक देंगे 10 मिनट का। उसके बाद फिर दोबारा कोई नया टॉपिक से शुरू करेंगे। तो जो मेजर लीगल सिस्टम है, तो लीगल सिस्टम क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो लीगल सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है। लीगल सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे पहले एग्जाम्स में। लीगल सिस्टम क्या है? तो लीगल सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है या एक प्रकार का जो एक्ट बनाया गया है या एक प्रकार का रूल एंड रेगुलेशन है या एक प्रकार का लीगल प्रिंसिपल है। एक प्रकार का एक्ट है या एक प्रकार का क्या है? लीगल प्रिंसिपल है या
और नॉर्म्स है। नॉर्म्स है, ये नॉर्म्स क्यों बनाया गया? नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स का मतलब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है नॉर्म्स का मतलब? कोई बताना चाहेगा तो चैट में टाइप करके बता सकते हैं, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? तो ये एक प्रकार का क्या है? नॉर्म्स है। मैं बताऊँगा सबको, मैं पहले लिख देता हूँ। ये नॉर्म्स है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को और उनके वैल्यूज़ को, उनके जो भी विचार हैं, उनके जो भी चीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि वे लोग क्या कर सकें? सिक्योर अपने आप को फ़ील करें, अपने आप को फ़ील करें कि हाँ, वो सिक्योर हैं, उनको किसी बात की डर नहीं है, ठीक है? वो क्या है? उनको सिक्योर फ़ील कराया जाए, इसके लिए है। और इससे क्या होगा? ये इस सब से होने से हम लोग एक कल्चर्ड सोसाइटी को क्या कर सकते हैं? कल्चर्ड सोसाइटी को जन्म दे सकते हैं और सोसाइटी में सभी लोग अच्छे से रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो इसीलिए में जो लीगल सिस्टम बनाया जाता है, लीगल सिस्टम एक प्रकार का एक्ट है या कोई प्रिंसिपल है जो बताया जाता है, सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस चीज़ों को फ़ॉलो करें। तो एक प्रकार का एक्ट है या लीगल प्रिंसिपल है या नॉर्म है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और समझने के साथ-साथ ये हमें प्रोटेक्ट करे, हमारे विचारों को प्रोटेक्ट करे, हमारे सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करे और हमको प्रमोट करे कि आपको जो करना है करें। इंडिया में लोगों को कोई रोक-टोक नहीं है, लोग जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए तो क्या है, इसके वजह से क्या हो रहा है? इसके वजह से गौतम अडानी जो थे वो टॉप 3 में चले गए थे। टॉप 2 में भी शायद चले गए थे। तो क्यों? क्योंकि प्रमोट किया जा रहा है, सिक्योरिटी दिया जा रहा है कि तू चल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो लीगल सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जा सकें और ये सारी चीज़ें मुहैया हो जाएँगी तो जो समाज है हमारा, वो समाज हमारा क्या हो जाएगा? कल्चर्ड सोसाइटी हो जाएगा, यानी काफ़ी बेहतर सोसाइटी हो जाएगा और वहाँ पर भेदभाव और वहाँ पर लोगों में रंजिश, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ठीक है, तो लीगल सिस्टम इसीलिए बनाया जाता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप हैंड रेज़ करके या चैट में लिख के पूछ सकते हैं। नॉर्म मैं बता देता हूँ क्या होता है और उसके अलावा आप लोगों को तो एक्ट समझ में आ गया होगा। एक्ट का मतलब यह है कोई भी काम, वो एक्ट लिखा हुआ है। वो एक्ट नहीं लिखा हुआ है बेयर एक्ट वाला एक्ट, आईपीसी वाला एक्ट, वो एक्ट नहीं है। एक प्रकार का एक्ट यानी एक प्रकार का काम, वो लिखा गया है, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा या दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। वो जो ये लीगल सिस्टम जो है, वो एक प्रकार का एक्ट है, एक प्रकार का काम है, एक प्रकार का बताने का तरीका है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जिससे उस तरीके के माध्यम से हम लोग लीगल प्रिंसिपल को, यानी जो हमारे लीगल है, जो हमारे संविधान में जो लीगलाइज़ है, यानी जो सही है, उसको सिमरन राजपूत जी करें एक बार रिपीट कर दो, ठीक है? तो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कि लीगल सिस्टम जो है, वो क्या है? एक प्रकार का एक्ट है जो लीगल प्रिंसिपल के बारे में बताता है कि हाँ, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये लीगलाइज है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो कुछ कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं कि हाँ, इंसान को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई किया जा सकता है। और जो क्या है, लीगल प्रिंसिपल के साथ साथ ये नॉर्म्स है। नॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, बहुत बढ़िया फॉर्म में हो, या ये जो है वो काफ़ी स्टैंडर्डिटी को फॉलो करेगा, या कोई कुछ जो होगा वो यूजुअल होगा, जो चलता आ रहा होगा, यूजुअल तो चलता आ रहा होगा और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसी के लिए चीज़ों को बुलाया जाता है ताकि हम लोग आसानी से चीज़ों को कर सकें। तो नॉर्म का मतलब होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें बनाएं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हर समय में, हर परिस्थिति में वो कारगर हो और हर समय में वो चलता है। जैसे इंडिया का जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया था, जो लीगल सिस्टम के आधार पर, वो क्या है? 75-76 साल पहले बनाया गया था, अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो जो था, वो नॉर्म्स पर आधारित था, जो कि स्टैंडर्ड था, जो कि यूजुअल था, जो सभी लोगों के लिए आसान था समझना और उसको फॉलो करना। इसी वजह से ये लीगल सिस्टम चलता है और चलता रहेगा और इसके होने से क्या होता है, लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है कि हाँ, हमारे पास लीगल सिस्टम है, ये लीगल सिस्टम हमको बचाएगा। अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा, अगर हमारे खिलाफ कोई बातें करता है, हमारा कोई ज़मीन हड़प लेता है, तो हम लोग सूट फाइल कर सकते हैं, या हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन करता है, तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं और लीगल रेमेडी ले सकते हैं और उसके खिलाफ केस करके उसको सज़ा दिला सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करता है, हम लोगों को प्रोमोट करता है कि
लाइफ में अच्छे से जिए और अपना जो भी सपना है उस सपने को पा सके। हमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जब तक हम लोग लीगली बाउंड होकर जो लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं लॉ में उसको फॉलो करते हैं, तब हमें कोई रोकनेगा टोकेगा नहीं। हम उसको कर सकते हैं। हमको वो प्रमोट करेगा। गवर्नमेंट प्रमोट करती है, लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे देती है, बहुत बार किसानों का लोन माफ़ कर देती है। क्यों माफ़ करती है? ताकि वो उनको प्रमोट कर सकें, ताकि वो प्रमोट होने से उनके अंदर से डर भय खत्म हो जाए और उनका जो है वो लाइफ आसान हो जाए। तो मेजर लीगल सिस्टम लोगों को क्या करता है? प्रमोट करता है, ताकि हमारा जो समाज है वो सिक्योर हो, काफ़ी बेहतर हो और वहाँ पर किसी के अंदर कोई डर भय ना हो और वो कल्चर्ड सोसाइटी हो। यानी वो सोसाइटी जो हो वो बहुत ही सभ्यता पूर्वक सभ्य यानी काफ़ी बेहतर, जहाँ पर सभी लोग सभी चीज़ों को फॉलो करें और चीज़ें जो हो आसान हो। इसी के लिए लीगल सिस्टम बनाई जाती है, क्योंकि लॉलेसनेस ना आ जाए। सबसे पहले इंडिया में चर्चा हो रहा था जब इंडिया इंग्लैंड से आज़ाद हुआ, सारा इंग्लैंड का रूल एंड रेगुलेशन हम लोग काट छांट के हटा देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हटाया गया? तो अगर काट छांट के हम लोग हटा देते तो लॉलेसनेस आ जाती। जिसको जो मन करता वो करता, सबको मार काट देता, कहता तो कोई लॉ कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि लॉ जब तक हम लोग बनाएंगे तब तक जो भी जो अच्छे लॉ हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए, जैसे कि आईपीसी हो गए, सीआरपीसी हो गए, ये सारे चीज रहेंगे। और वो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे करेंगे तो उसको हटा दिया जाएगा। तो लॉलेसनेस को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। और उसके बाद ये कहा गया था कि जब भी हमारा इंडियन सोसाइटी बनेगा तो हम लोग जो जो चीज़ें गलत होंगी उन चीज़ों को धीरे धीरे करके हटा देंगे और अपने जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी मुहिम में आगे बातें चल रही हैं। आईपीसी के बारे में भी चर्चा हो रहा है कि इंडियन पीनल कोड जो है वो भी चेंज हो सकता है। लेजिस्लेचर इसके ऊपर काम कर रही है, जैसा कि आप सबको मालूम होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो लीगल सिस्टम क्यों बनाया गया आप समझ गए। और लीगल सिस्टम जो है हम लोगों को क्या कराता है? हम लोगों को तरीका बताता है, प्रोवाइड करता है। क्या तरीका? वे तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग उसको इन्फोर्स करा सकें। यानी हमारे खिलाफ कोई गलत करेगा तो हमारे खिलाफ क्या है? एक तरीका है, हमारे पास रीट है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। आर्टिकल 32 और 226, 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। तो हमारे पास वेज हैं। अगर कोई हमारे साथ चालबाजी करता है, हमारे को दबाने का प्रयास करता है, हमारे लाइफ में इंटरफेयर करता है, तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, उसके खिलाफ रीट फाइल कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि लीगल सिस्टम हम लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, हमें पावर देता है, हमें इम्पावर करता है इन्फोर्स करने के लिए कि हम आपको इम्पावर कर रहे हैं, हम आपको शक्ति दे रहे हैं। जाइए, आपके पास है हथियार, रीट नाम का हथियार, इसको आप मार डालिए लोगों पर किसी ने गलत किया है तो। और एक प्रकार का ये ब्रह्मास्त्र है रीट, क्योंकि रीट अगर रीट में कोई ऑर्डर आ गया तो कितने बड़े से बड़े लोग हो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी है, ये कहाँ से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? लीगल सिस्टम से बनेगा। किसी लीगल सिस्टम को फॉलो किया जाएगा फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो लीगल सिस्टम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। हम लोगों को लीगल सिस्टम के बारे में जानना और समझना चाहिए बढ़िया तरीका से। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो है लोगों को क्या देता है? वो लोगों को राइट रिकॉग्नाइज कराता है, बताता है लीगल सिस्टम में कि हाँ आपका ये राइट है, फंडामेंटल राइट लोगों को दिया गया। और भी बहुत सारी चीजें राइट दी जाती है, लीगल राइट, और बहुत तरह के राइट मिलते हैं। तो लीगल सिस्टम में हम लोगों को बताया जाता है कि ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। अगर इसको कोई उल्लंघन करने की कोशिश करता है, इस राइट में कोई आपको इंटरफेयर करता है, तो आप एक्शन ले सकते हैं और उसको सबक सिखाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। लोगों को किस पर भरोसा है? कोर्ट पर भरोसा है। तो कोर्ट पर क्यों भरोसा है? क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम ने हमें एक राइट दिया है। उस राइट को कोई वायलेट कर रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। और जैसे जिस राइट है तो राइट के साथ साथ ड्यूटी भी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा एक राइट है, मैं उन राइट ड्यूटी उस चैप्टर के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ कि आपका राइट है कि राइट टू स्लीप, आप रात में सोएं।
तो एक अगले इंसान की जो है वो निगेटिव राइट बनती है उसके खिलाफ, वो उसकी ड्यूटी बनती है कि आप रात में सो रहे हैं तो 12 बजे रात में वो डीजे बजा के दे, डीजे बजेगा, पप्पू नचेगा। ऐसा नहीं कर सकता है। आपको अगर स्लिप लेने में दिक्कत हो रही है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इस वजह से तो जो भी है, जहां जहां राइट होगा वहां वहां ड्यूटी होगा। तो राइट आपका है तो ड्यूटी किसी और का है, और अगर किसी और का राइट है तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके राइट में दखल अंदाजी न करें। अगर आप उसके राइट में दखल अंदाजी करते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये राइट बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लीगल राइट हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, और भी बहुत तरह के राइट हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये राइट हमें प्रोवाइड कराती है, और राइट के साथ साथ जो है वो ड्यूटी भी साथ साथ आती है किसी दूसरे पर्सन का, और वो उसके लिए निगेटिव राइट कह सकते हैं, क्योंकि वो उसको रोकती है, वो उस पर सैंक्शन लगाती है। समझ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक में, यहां तक क्लियर है? हेलो, सॉरी। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आगे चले? आप लोग चैट में भी लिख के बता सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो जो भी है ये बनाया जाता है ताकि लोगों का जो भी गोल हो, राइट। जो हमारा लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है हर एक लोग अपने लाइफ के गोल को पा सके, और हर एक लोगों को कोई रोकने टोकने वाला ना हो जो अच्छे प्रकार से किसी भी काम को कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल, इसमें जो भी गोल, इसमें क्या होता है, गोल को पाने के लिए क्या होगा, कुछ प्रिंसिपल बनाया जाएगा, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाएगा कि हाँ आपको ये फॉलो करना होगा। तो गोल को फुलफिल कराने के लिए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ते हैं, कुछ रूल्स बनाना पड़ता है, और कुछ लॉज बनाना पड़ता है। कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, और कुछ रूल्स बनाना पड़ता है, और कुछ लॉ बनाना पड़ता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आप चीजों को फुलफिल करा सकें, और लोग इसके चलते किसी के भी राइट में दखल अंदाजी न दे और किसी के लाइफ में इंटरफेयर न करे। इसी के लिए सेट ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स और लॉ बनाए जाते हैं ताकि लीगल सिस्टम जो है वो अच्छे से इवॉल्व हो सके। रूल सेट ऑफ प्रिंसिपल के आधार पर इवॉल्व होना मतलब वो अच्छे से बढ़ना आगे, और वो अच्छे से आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वो ग्रो हो जाएगा। लीगल सिस्टम इवॉल्व करेगा तो क्या होगा, लीगल सिस्टम इवॉल्व करके, लीगल सिस्टम इवॉल्व करके क्या हो जाएगा, ग्रो कर देगा। ग्रो ग्रो करके क्या हो जाएगा, ग्रो करने से बहुत सारी जो हमारे जो भी सोसाइटी हैं वो इसके साथ साथ ग्रो करेंगी। जैसे जैसे अच्छा लीगल सिस्टम होगा तो अच्छा अच्छा सोसाइटी होगी। ठीक है। अच्छा लीगल सिस्टम होगा तो अच्छा सोसाइटी होगी। तो सोसाइटी में लीगल सिस्टम अच्छा होगा तो क्या क्या ग्रो हो सकता है, सोसाइटी में अच्छा लीगल सिस्टम होगा तो सोशियोलॉजिकल ग्रोथ होगा, समाज में अच्छे प्रकार से ग्रोथ हो जाएगा सोशियोलॉजिकल, अच्छे से समाज में लोगों का ग्रोथ होगा, लोग अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इकोनॉमिक अच्छे से ग्रोथ होगा, लोग अच्छे से पैसा कमा पाएंगे, गौतम अडानी जैसे, मुकेश अंबानी जैसे लोग, रोक टोक नहीं लगाया जाएगा तो, और वर्ल्ड के टॉप 10 के अमीर में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। तो सोशियोलॉजिकल कंडीशन अच्छे से हो जाएगा अगर लीगल सिस्टम अच्छे से इवॉल्व करेगा टाइम टू टाइम और अच्छे से फॉलो करेगा तो। इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों का, और साथ साथ इंडिया में कोई भी लोग कहीं पर भी पहुंच सकते हैं इकोनॉमिकली, और पॉलिटिकल कंडीशन भी बदल जाएगा। अच्छे से लोग पॉलिटिक्स को समझने लगेंगे और समझेंगे कि समाज में किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन हमारे लिए सही काम कर सकता है और कौन हमारे लिए काम सही से नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक में आपको क्लियर है। अब आते हैं जो भी मेजर लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड है, अब उसको हम लोग जो भी है इंडिया में कौन मेजर लीगल सिस्टम है, तो इंडिया में जो भी मेजर लीगल सिस्टम जो है वो है हमारा, जो वर्ल्ड में जो चलता है, एक है हमारा सिविल लॉ, दूसरा है हमारा कॉमन लॉ, तीसरा है हमारा सोशलिस्ट लीगैलिटी। आप लोग लिखते चलिए, ये मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड हैं जो फॉलो होते हैं, सोशलिस्ट। और चौथे हैं रिलीजियस, और पांचवा जो है वो है हमारा मिक्स्ड सिस्टम। तो ये 5 प्रकार के हैं जो कि चलते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, सॉरी वर्ल्ड में मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये पांचों हैं। इसके बारे में आप एग्जाम्स में
लिख देंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है सिविल लॉ और कॉमन लॉ। तो सबसे पहले हम सिविल लॉ के बारे में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? पेज मैं चेंज कर रहा हूँ, ये पेज फुल हो गया है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है समझने में तो बताइए? तो देखिए, तो सिविल लॉ के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सिविल लॉ क्या होता है, ठीक है? आप लोगों ने नोट कर लिया था पाँचों क्या है? चलिए नोट नहीं भी किया होगा तो एक-एक करके तो पाँचों बताएँगे ही तो क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आपने नोट नहीं भी किया है तो काम चल जाएगा। अब आते हैं सिविल लॉ। तो सिविल लॉ जो है सिविल लॉ, तो सिविल लॉ जो है इसकी ओरिजिनेशन जो हुई है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है ये? रोमन लॉ से हुआ है और ये कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रूल है। इसमें जो भी है वो रूल को अच्छे से कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि बहुत बेहतर तरीके से बताना, ठीक है? तो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रूल्स इसमें लिखा हुआ है सिविल लॉ में और ये जो है नॉर्मली कोडिफाइड होता है। कोडिफाइड कहने का मतलब है कि इसके बारे में सभी चीज़ें लिखकर एक जगह रखी गई होती हैं और वो फॉलो होता है और ये अप्लाई किया जाता है। जो सिविल लॉ है वो अप्लाई किया जाता है किनके द्वारा? लेजिस्लेटिव स्टैट्यूट के द्वारा, यानी लेजिस्लेचर जो लोग हैं उसके द्वारा स्टैट्यूट बना के लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको हम लोग अप्लाई करते हैं जो सिविल लॉ सिस्टम है, या इसके साथ साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको जज भी इंटरप्रेट करते हैं। जो भी लिखा होता है उस चीज़ों को वो इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं, इंटरप्रेटेड बाय जज इसको बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी है इसमें जो भी जो मेन सोर्स है इस सिस्टम का वो है केस लॉ। केस लॉ और इसमें जो मेन सिस्टम है वो केस लॉ पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें ये केस लॉ पर उनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। इसमें जो भी लेजिस्लेचर ने जो भी स्टैट्यूट बनाया है, लेजिस्लेचर में वही लेजिस्लेचर का इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है और उसी के आधार पर काम आगे बढ़ता है और उससे ही केस डिसाइड होता है। इस पर प्रेसिडेंट की वैल्यू नहीं है। सिविल लॉ में प्रेसिडेंट की वैल्यू नहीं है, केस लॉ की वैल्यू नहीं है। ये बस सब ऑर्डिनेट है, वो उनके डिस्क्रिशन पर है। सब ऑर्डिनेट है केस लॉ और प्रेसिडेंट, वो चाहे तो माने और न चाहे तो ना माने। प्रेसिडेंट का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो भी जजेज के द्वारा पहले से ऑर्डर दिए जाते हैं वो भी लॉ मान लिए जाते हैं और कंटिन्यू किए जाते हैं, जैसे कि विशाखा गाइडलाइन आया था। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो भी वो सबऑर्डिनेट हैं ये चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मानना ही है, ठीक है? चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। चाहे तो माने या ना माने, कोई बाध्य नहीं कर सकता है, कोई मजबूर नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है? स्टेयर डेसाइसिस, आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉ होगा स्टेयर डेसाइसिस उसको बोलते हैं। वो एक बार आ गया डेसाइसिस तो सभी जो लोअर कोर्ट है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन वहाँ सिविल लॉ में ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्डर दे दे कोर्ट बाध्य नहीं है कि उसको माने, बस उसको वो एज ए रेफरेंस देख सकता है और जजेज के ऊपर है, चाहे तो उसको मान के कंटिन्यू करे, ना चाहे तो कंटिन्यू ना करे। तो जो सिविल लॉ है वो जस्ट सिविले पर डिपेंड है। सिविल लॉ जो है वो एक लीगल मैक्सिम है, जस्ट सिविले यानी जस्ट सिविले यानी लॉ फॉर सिविलियंस, यानी आम लोगों के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उस पर डिपेंड है। यानी जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाएगा सभी लोगों के लिए होना चाहिए, सभी लोग उससे लाभान्वित होने चाहिए, सभी लोगों को उससे फायदा मिलना चाहिए। तो सिविल लॉ एक मैक्सिम पर है जो चलता है वो है जस्ट सिविले। सिटीजन्स लॉ यानी लॉ फॉर सिविलियंस, लॉ फॉर सिटीजन्स या लॉ फॉर सिविलियंस दोनों कह सकते हैं। लॉ फॉर सिटीजन्स बोल लीजिए या लॉ फॉर सिविलियंस। सिविलियंस का मतलब होता है आम आदमी, जैसा आपको मालूम होगा। सिविल लॉ क्या है? लॉ फॉर सिटीजन्स या लॉ ऑफ सिटीजन्स, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सही है। या सिटीजन्स लॉ, सिटीजन के लिए बनाया गया लॉ है, इसीलिए सिटीजन्स लॉ भी इसको कहते हैं। तो इसमें जो भी है लॉ जो है वो इसलिए किया जाता है सिविल, ताकि हर एक इंसान को उससे फायदा हो और लोगों को क्या हो सके, ये बनाया जाता है ताकि इसको हम लोग जो भी जो लॉ बनाया गया है
वो इसलिए बनाया गया है और इसको लिंक किया गया है बना के, जैसे एक लॉ बन गया और इसको हमने क्या किया, इस जगह यहाँ से लिंक कर दिया, बना के हमने क्या किया, इसको लिंक कर दिया, यानी इसको जोड़ दिया ताकि लोगों को क्या मिल सके, सिविल लॉ में लोगों को जस्टिस मिल सके। और आइडिया ऑफ जस्टिस, लोगों को ये इसलिए बनाया गया है ये लॉ, ताकि इसको फॉलो करके, इसको कंडक्ट में लाके, यानी इसको फॉलो करके हम लोगों को क्या दिला सकें, जस्टिस दिला सकें, और मोरालिटी के आधार पर भी जस्टिस दिला सकते हैं। तो जो जस्टिस और मोरालिटी जो है वो दोनों दिला सके, इसी के लिए सिविल लॉ लाया गया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? डाउट है तो बोलिए आप लोग। कोई डाउट किसी को? सिमरन जी, विशाल जी, हेलो, चलिए, नहीं है डाउट। जो सिविल लॉ सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है, लगभग आप कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में 150 कंट्री में ये इस्तेमाल होता है। और ये जो लिया गया है, ज़्यादातर सिविल लॉ सिस्टम जो लिया गया है वो रोमन लॉ से लिया गया है, रोमन लॉ से लिया गया है। और इसी इसी वजह से हम लोग सिविल लॉ को रोमैनो जर्मैनिक लीगल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रोमन लॉ ज़्यादा फॉलो करता है, जो रोम में बनाए गए थे लॉ, और इसीलिए इसको हम लोग रोमैनो जर्मैनिक लीगल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उसका तो इनडायरेक्टली नाम आ ही जाएगा। तो 150 कंट्रीज में है, फॉलो होते हैं लगभग, और रोमन लॉ है, रोम के लॉ से ज़्यादा लिया है, इसीलिए इसको हम लोग रोमैनो जर्मैनिक लीगल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। जो रोमैनो जर्मेनिक फैमिली जो था वो क्या था, वो यूरोप का था। ठीक है, रोमैनो जर्मेनिक फैमिली मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रोमैनो RGF, रोमैनो जर्मेनिक फैमिली। रोमैनो जर्मेनिक फैमिली जो था वो कहाँ से था, वो यूरोप से थे। कहाँ से थे, यूरोप से थे। और उनका जो भी कोड बनाया गया था वो एक जगह का हैब हैब क्या नाम है, हैब, मैं लिख रहा हूँ HABUMURAB। तो ये भी हम बाई किंग ऑफ बेबीलोन, ये बेबीलोन के किंग थे, तो इनके द्वारा बनाया गया था। इनका नाम था हैबर मुराबी, जो भी पढ़े, हैबर मुराबी नाम के किंग थे, जो कहाँ के किंग थे, किंग ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन एक जगह है यूरोप में, वहाँ के किंग थे, और उन्होंने ही इसको ओरिजिनेट किया था और इस कोड के बारे में सबसे पहले बताया था। और उन कब बताया था, 1750 BC में। तो 1750 BC में ये रोमन जर्मैनिक फैमिली का स्टार्ट हुआ था। और रोमन जर्मैनिक फैमिली जो यूरोप में है, उसके सबसे पहले जो भी कर्ता धर्ता थे वो थे हबर हबू मुरअबी, हबू मुरअबी। और वो किंग थे कहाँ के, एक जगह है बेबलियन, वहाँ के थे। और 1750 BC में शुरू हुआ था। और ये बेस्ट किस पर था, जो रोमन जर्मेनिक फैमिली था शुरू शुरू में, आई फॉर आई, मतलब कि आपको किसी ने मारा तो आप भी उसको मार दो, आंख के बदले आंख लेने की जो भी थॉट प्रोसेस पर थी, कि आई फॉर एन आई, मतलब एक आंख के बदले एक आंख, मतलब तुमने मुझे मारा तो मैं भी तुम्हारे किसी परिवार वाले को मार दूंगा। अगर कोई किसी का परिवार वाला मर गया तो वो उसका बदला तभी पूरा माना जाएगा जब वो बदला पूरा ले ले। और बट ऑल्सो डिमांडेड ट्रायल बाई जजेज, और ये भी था कि ये जजेज इसको ट्रायल करेंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे, और डिसीजन में जिसके साथ घटना घटी होगी उसके साथ भी सेम उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। लेकिन समय के साथ ये सारी चीजें बदल गई। उदाहरण के तौर पर कोई किसी को बोनाफाइड इंटेंशन में मार दे, कोई शेर को मारना चाह रहा था और कोई इंसान मर गया, उसको बचाने के लिए गोली चलाया और शेर हट गया और इंसान मर गया, तो एन आई फॉर आई होता, तो क्या तुमने मेरे परिवार वाले को मारा है तो हम भी तुमको मार देंगे, तो ऐसा होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कोई बोनाफाइड इंटेंशन में किसी को मारता है तो ये रूल एंड रेगुलेशन आई फॉर आई वाला नहीं चलता है। आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, इसको भी बोल सकते हैं कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो ये सारी चीजें जो थी वो आया था। ठीक है, तो मॉडर्न सिविल लॉ है, ये पुराना सिविल लॉ था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सिविल लॉ के बारे में। मॉडर्न सिविल लॉ, ये ओल्ड सिविल लॉ हो गया जिसमें ये राजा आए थे हबर मुरअबी, और उन्होंने बताया था आई फॉर आई पे। और अब हम बात करते हैं मॉडर्न सिविल लॉ के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है तो चैट में आप लिख के बता सकते हैं। तो मॉडर्न, या आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। जो मॉडर्न सिविल लॉ है, वो मॉडर्न सिविल लॉ जो है इसको
इम्पेरर जॉस्टिनेन ने एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था? मॉडर्न सिविल लॉ को एस्टेब्लिश किया, उस व्यक्ति का नाम था इम्पेरर जस्टिनियन। इम्पेरर जस्टिनियन ने इसको किया था, और ये इवॉल्व हुआ समय के साथ साथ, चलता गया और अभी भी यही फॉलो हो रहा है। और इसमें यही है कि जो भी चीजें होंगी वो कॉमन होंगी, जो भी चीजें होंगी वो कॉमन होंगी जुरिडिशियल साइंस के अनुसार, यानी जो जिसका जुरिस्डिक्शन होगा उस जुरिस्डिशियल साइंस के अनुसार। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि उसका कहाँ तक काम करने का दायरा है, कितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो लागू होगा और उसी क्षेत्र में वो फॉलो होगा। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में कोई भी घटना होती है तो दूसरे स्टेट वाले लोग नहीं आ सकते, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी कर सकता है, लेकिन दूसरे स्टेट वाले उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यही इनके कहने का मतलब है कि जुरिस्डिक्शन होगा, इंडिया के जुरिस्डिक्शन में कोई दूसरा नहीं आ सकता है क्योंकि इंडिया सॉवरिन है। तो इस तरह से चीजें हैं। तो जो भी है तो ये है कि वो एक जुरिस्डिक्शियल होगा, एक जुरिस्डिक्शन बना होगा, उसी में फॉलो करना पड़ेगा, और कॉमन टू ऑल होगा, सभी के लिए होगा। जो वहाँ के लोग होंगे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो लगभग सभी चीजें जो हैं, कुछ कुछ चीजों को छोड़ के जो एक्सेप्शन में रखा गया है सभी को फॉलो करना है, तो कॉमन टू ऑल होगा। कॉमन मतलब सिविल लॉ में यही कहना था कि कॉमन टू ऑल होगा। ये मैंने बता रहा हूँ कि जो इंडिया का जो है वो सिविल लॉ पर आधारित है। मैं मेरे कहने का मतलब ये था कि कॉमन टू ऑल होगा, सबको इसको मानना पड़ेगा और इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से मॉडर्न कंडीशन में फॉलो किया जा सके। अब सिविल लॉ का हम लोग सेलिएंट फीचर जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आप लिखिएगा, सेलिएंट फीचर ऑफ सिविल लॉ, ठीक है। SF सेलिएंट फीचर ऑफ सिविल लॉ, CL शॉर्ट में मैंने लिख दिया, सेलिएंट फीचर यानी इंपॉर्टेंट फीचर। जो है ये क्या है, सिस्टेमैटिक है और कम्प्रीहेंसिव है, जैसे कि मैंने बताया है। और आप लोग लिखते भी चलिएगा, इंपॉर्टेंट सिस्टेमैटिक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिस्टेमैटिक, चलिए पूरा लिख दिया, सिस्टेमैटिक है, कम्प्रीहेंसिव है, और ये कंपाइलेशन है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है। और जो भी है इसमें, जो भी है वो हमारे समाज के लिए गाइडिंग टूल है। क्या है ये? गाइडिंग टूल है, ये बताता है कि हाँ इस तरह से करना है। और सिविल लॉ सिस्टम जो है वो प्रोफेसर वगैरह बनाते हैं और उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो प्रोफेसर वगैरह के लॉ को ही वहाँ फॉलो किया जाता है। आपको मालूम होगा कि सिविल लॉ में प्रोफेसर वगैरह जो हैं वो लोग लॉ को बनाते हैं और उस लॉ को फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो भी है ये समाज में लोगों को क्या करेगा, ये समाज में लोगों को रेगुलेट करेगा, लोगों को गाइड करेगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, बर्थ टू डेथ, यानी बर्थ टू डेथ मतलब मरते दम तक लोगों को गाइड करेगा कि हाँ, गाइड करेगा। ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन कॉमन लॉ का है कि हाँ आपको ये करना है, वैसे करना है, और उसी को लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है कि ये जो है वो प्राइवेट और पब्लिक लॉ में डिफरेंस करेगा। प्राइवेट लॉ, PR लॉ में लिख दे रहा हूँ, प्राइवेट लॉ, और पब्लिक लॉ को लिख दे रहा हूँ PUB लॉ शॉर्ट में। प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ को वो अब बताएगा कि प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ क्या है, उसके बारे में अच्छे से डिफ्रेंशिएट करेगा ताकि लोग समझ सके कि क्या है क्या नहीं है। इसमें उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मैरिज भी आएगा, डाइवोर्स भी आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट आएगा, और इसमें पब्लिक लॉ भी आता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये सारे जो है सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि लोग डिस्टिंग्विश कर सकें प्राइवेट लॉ क्या है और पब्लिक लॉ क्या है। इन दोनों के बीच सिविल लॉ जो है वो काफी अच्छे से अंतर बताता है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग जान सकते हैं कि क्या है प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ क्या होगा? जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगा। मैरिज क्या है? हमारे लिए, तो हमारे लिए प्राइवेट लॉ है। हम डाइवोर्स भी हमारे ऊपर है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये भी हमारे ऊपर है। तो इस तरह से है। और गवर्नमेंट का जो भी लॉ है वो पब्लिक लॉ है, जो गवर्नमेंट बनाती है पब्लिक के लिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ये सारी चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके, जो पब्लिक के लिए बनाया गया। तो सिविल लॉ जो है वो डिस्टिंग्विश करता है, अच्छे से बता देता है अंतर। उसके बाद है कि ये क्या कहते हैं, जजेज को कम पावर देता है। और ये कोडिफाइड लॉ है, ज़्यादातर जजेज के पास पावर नहीं है कि वो अपने रिस्क ज़्यादा अपना पावर इस्तेमाल करके कुछ भी कर दे, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल कर दे, विशाखा गाइडलाइन टाइप का ला दे। इंडिया में विशाखा गाइडलाइन ला दिया ना, क्यों ला पाया? क्योंकि इंडिया के पास जुडिशियरी के पास पावर था, लेकिन वहाँ जुडिशियरी के पास पावर नहीं है। वहाँ पे जो जो एडवोकेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं, और जज जो होते हैं वो भी चेक कर सकते हैं जाके, CID बन गई, क्या सही है क्या सही नहीं है वो कर सकते हैं। एज अ जज भी जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। वो जरूरी नहीं कि CID का काम है, जज भी चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है अलग प्रकार का सिस्टम चलता है सिविल लॉ में। तो जो जज है वो एक्टिव रोल वहाँ
अदा करते हैं। जज क्या करते हैं, एक्टिव रोल करते हैं, और कॉमन लॉ में जज जो है वो एक्टिव रोल अदा नहीं करते हैं, वो बस बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। बहुत होगा तो वो एक काम कर देंगे कि अपॉइंट कर देंगे। क्या अपॉइंट करते हैं आप लोगों को मालूम है? एमेकस क्यूरे, एमेकस क्यूरे अपॉइंट कर देंगे और बोलेंगे कि जाओ देखो बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एमेकस क्यूरे का क्या काम है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ये चेक करेगा क्या चीज सही है क्या गलत है। तो एमेकस क्यूरे अपॉइंट कर देते हैं, खुद से वो इन्वेस्टिगेशन और खुद से सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये सिविल लॉ में लोग खुद से इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारी चीजें करते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि इतना एग्जाम में काम आ जाए और आपका काम निकल जाए बस। और कभी आप लोग को अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना हो तो बताइएगा, एग्जाम के बाद बैठेंगे, छुट्टी होगा तो जूरिस्प्रूडेंस का अच्छे से हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे पढ़ के और ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। जो उसके बाद जो है कोर्ट जो है वो फॉलो करता है इन इक्विजिटोरियल सिस्टम, इन इक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो करता है। और इसमें क्या है, एविडेंस जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है जज को, किसी और से सुपरविजन लेके, किसी और से सुपरविजन फ्रॉम एनी एनी अदर पर्सन, और खुद से, या और दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं, उनके ऊपर है। और बाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उनको खुद से करना पड़ता है ये चीजों को। और यहाँ पर जो है तो प्रिजम्पशन ऑफ जो होता है ना, इसमें ज्यादातर सिविल लॉ में ये देखा जाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है। कोई भी कोर्ट में गया तो उसको गिल्टी माना जाएगा और उसी आधार पर केस चलाया जाएगा। और इंडिया में क्या है, कॉमन लॉ जो फॉलो होता है ज्यादातर जगह पे वहाँ है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। कुछ कुछ जगह पे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट भी है, जैसे कि रेप वगैरह है, उसमें आपको गिल्टी माना जाएगा। अब आपको साबित करना है कि आपने नहीं किया है रेप, या रिपीट ऑफेंडर, कोई एक बार चोरी कर चुका है या बलात्कार कर चुका है या कोई दूसरा काम कर चुका है, गलत काम, जिसके लिए वो सजा भुगत चुका है, दूसरी बार आया है, तो रिपीट ऑफेंडर उसको बोलते हैं, और उसको गलत माना जाएगा और उसको ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट में रखा जाएगा और उसको गिल्टी मान के कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। अब उसको साबित करना पड़ेगा कि नहीं उसने गिल्ट अपना ये काम नहीं किया है। लेकिन ये इंडिया का सिस्टम है। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है कि आपको गिल्टी मान के ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। अब आप साबित करिए कि आप गिल्टी नहीं हैं। तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट जो है वो फॉलो होता है इन इक्विजिटोरियल सिस्टम में। और इन इक्विजिटोरियल सिस्टम में है कि सुपरविजन ऑफ जजेज में काम होता है, और विटनेस को जो है वो प्राइवेट में चेक किया जाता है। इंडिया की तरह नहीं कि सरेआम खुलेआम सब जगह चेक जहां हो रहा है खड़े खड़ा करा के पब्लिकली ये कर ले। विटनेस को प्राइवेट में चेक किया जाता है, जो विटनेस आए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो प्राइवेट में चेक किया जाता है। इससे विटनेस डरते नहीं हैं, आसानी से चीज़ों को बता देते हैं। तो प्राइवेट में चेकिंग किया जाता है, जो भी आते हैं विटनेस वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। और ये भी जो भी है, ये लॉ है, मैंने आपको बताया था, ये जो लॉ होता है सिविल लॉ का, वो लीगल स्कॉलर्स जो तैयारी कर रहे हैं, लीगल स्कॉलर्स लॉ के जो ज्ञाता हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते लॉ का अच्छा नॉलेज हो गया है, या प्रोफेसर वगैरह हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी को वो देख के लॉ बना देते हैं, वो जो लिख के दे देते हैं ना, उसी को लेजिस्लेचर जो है वो डिट्टो कॉपी करके लॉ बना देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इनका लीगल स्कॉलर्स के जो भी हैं, प्रोफेसर वगैरह के जो भी बातें हैं, वो बातों को मानकर समझकर बना दिया जाता है। तो हमारा सिविल लॉ यहाँ पर समाप्त होता है। अब आएंगे कॉमन लॉ में। सिविल लॉ में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी, सिमरन जी या त्रिपुरारी जी, तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है आपको समझने में? नहीं। आपको सिमरन कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हेलो सिमरन जी, आप तक आवाज आ रही है? आप चैट में भी लिख के बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने और माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ रही है, ऑडियो जा रहा है, अब तक क्लियर है? तो अब हम लोग कॉमन लॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग सोशलिस्ट लीगल सिस्टम करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंडियन लीगल सिस्टम पर। रिलीजियस लॉ और मिक्स्ड सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंडियन लीगल सिस्टम पे। और इंडियन लीगल सिस्टम जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग 10-15 मिनट गैप लेके दोबारा जुड़ेंगे ताकि और कुछ कर सके। चलिए, उम्मीद है कि सिमरन जी को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं कॉमन लॉ पे। तो जो कॉमन लॉ है, आप लोगों को मालूम होगा कि ये कस्टम पर आधारित है, ट्रेडिशन पर आधारित है, प्रेसिडेंट पर आधारित है। ये सारी चीजें आपको मालूम है, तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे महसूस हो रहा है। अगर लिखने की जरूरत है तो बताइए त्रिपुरारी जी, क्या मैं ये बातें को लिखूं या बस मैं बोल दूं, आप सुन लीजिएगा फिर आप खुद से नोट्स में लिख लीजिएगा? या सिमरन जी आप बताइए, लिख दूं जो जो मैं बोल रहा हूँ, कॉमन लॉ क्या क्या चीज पर आधारित है? चलिए मैं लिख ही देता हूँ। लिखूं या छोड़ दूं, बताइए।
चलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं पूरा लंबा-लंबा लिखूँगा उतना टाइम भी नहीं है। कॉमन लॉ यानी सीएल लिख दिया मैंने, सीओएमएल, सीओएम शॉर्ट में लिख दिया कॉमन लॉ। तो सी कॉमन लॉ जो है वो किस पर आधारित है? कस्टम्स पर आधारित है और ये ट्रेडिशंस पर आधारित है, जो भी परंपरा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन, अनुशासन, पता नहीं क्या डायलॉग था, याद नहीं है, बोलता है मूवी में, बोलते हैं अमिताभ बच्चन, आप देखे होंगे। ट्रेडिशन पर आधारित है, प्रेसिडेंट्स पर आधारित है। आप लोगों को मालूम होगा कि कस्टम का मतलब होता है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन हम लोग खुद से अपने फैमिली वगैरह से या हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उसके आधारित होता है, उसको हम लोग कस्टम बोलते हैं। तो कस्टम जो है वो उसका लिंक है वो नहीं टूटना चाहिए, रेगुलर चलते आना चाहिए। और कोई नया कस्टम हम अगर बीच में शुरू कर देंगे, कोई कोई मान लेते हैं एक कस्टम चल रहा है, बीच में इस कस्टम को तोड़ के एक नया कस्टम हम बना दिए, तो ये कस्टम को कस्टम नहीं माना जाएगा जब तक वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, उसको कंटिन्यूअस होना कस्टम को ज़रूरी है। तो कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जो चलते आ रहा है। परंपरा क्या है लोगों का कि हम लोग लड़का-लड़का में शादी नहीं होती है, लड़की-लड़की में शादी नहीं होती है। ये परंपरा चलते आ रहा है, लोग इसी को फ़ॉलो करते हैं, इसीलिए एलजीबीटी राइट को अभी मैरिज का परमिशन नहीं दिया गया है। तो दिया जा सकता है, जो समाज है वो डायनेमिक है, तो समय के अनुसार दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ़ है, हम उनको क्यों रोक-टोक करें? तो मेरा मानना है कि दिया जाना चाहिए। हो सकता है लोग इस पर डिसएग्री करें, तो लॉ में डिसएग्री और एग्री चलते रहता है, कोई बात नहीं है। तो जो ट्रेडिशन है, जो चलता आ रहा है, परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा, वो चलता आ रहा है। रूढ़िवादी को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन जो है वो चलते आ रहा है। प्रेसिडेंट जो भी है, लॉ बना दिया गया है हायर कोर्ट द्वारा, वो वो जो है वो फॉलो होता है। हायर कोर्ट द्वारा जो बना दिया गया है रूल एंड रेगुलेशन, उसी को प्रेसिडेंट बोलते हैं। जो एक बार रूल पास हो गया, जैसे कि विशाखा गाइडलाइन है, वो पास हो गया, अब वो लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर है जो पास हो गया केशवानंद भारती में, बेसिक स्ट्रक्चर और विशाखा गाइडलाइन, उसमें आ गया सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक एक्ट बन गया, सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये सारे जो हैं एक प्रकार से प्रेसिडेंट हो गए, अब इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो फॉलो किया जाता है। और जो भी है जजमेंट है, जो बेस इन जो जो इसके जजमेंट होते हैं वो एक लॉ पर बेस करते हैं, जिस लॉ का नाम है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो होता है कॉमन लॉ में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ, इस टॉपिक में आ गया तो राइट टू बी हर्ड, यानी दोनों पार्टी को आपको सुनना पड़ेगा। और इसी का एक टर्म है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी आप बिना सुने दूसरे पार्टी को फैसला नहीं सुना सकते हैं। आप अपने केस में खुद जज नहीं हो सकते हैं, आप जज नहीं हो सकते हैं जैसे, और आप अपने रिलेटिव के केस में जज नहीं हो सकते हैं। रिलेटिव के केस में तो ये नहीं, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हनन होगा। नेचुरल जस्टिस यही है कि जो भी है इंसान का नेचर है, नेचर के द्वारा बनाया गया है कि नेचर में वो ऐसा होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप एक लोगों को सुन के डिसीजन दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचर नेचुरल है। जब तक आप दोनों लोगों को नहीं सुनेंगे तो आप सही डिसीजन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। या आप खुद से अपने केस को डिसाइड करेंगे तो आप अपने फेवर में डिसीजन दे देंगे, या आप नेचुरल है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को क्यों सजा देगा, कोई पागल थोड़े है। ऑडी अल्ट्रम के आगे क्या है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी अल्ट्रम पार्टम इसका नाम है, जिसका मतलब होता है राइट टू बी हर्ड, सबको सुना जाएगा, कोई ऐसा नहीं है जो बिना, नो वन शुड बी अनहर्ड, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार आप लोग। तो यहाँ तक क्लियर है। तो जो भी है ये फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि कोई भी इंसान अपने रिलेटिव के केस में जज होगा तो उसी के फेवर में फैसला सुना देगा इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका दिल नहीं मानेगा। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, तो दिल जो है वो कच्चा है, बच्चा है। तो बचपन में क्या होता है, लोग कितने भी मैच्योर हो जाएं, बचपन में क्या करते हैं लोग, अपने ही लिए सजा सुनाते हैं, तो दिल बच्चा ही रह जाएगा और अपने रिलेटिव के ही फेवर में फैसला सुना देगा। इसी के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हनन हो सकता है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। और ये जो लॉ है पूरी तरह से कोडिफाइड नहीं है। लोग बोलते हैं कि जो रिटेन नहीं है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहता हूँ रिटेन है, लेकिन अलग अलग जगह पर है, एक साथ नहीं रखा गया है, एक साथ लिख के नहीं रखा गया है। तो कोडिफाइड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर देना, तो एक साथ इकट्ठा नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। तो इसीलिए इंडिया में जो है वो सिविल लॉ का फीचर है, जैसे आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिविल लॉ का फीचर है, क्योंकि सिविल लॉ जो है कोडिफाइड सिस्टम को फॉलो करता है। और इंडिया भी कोडिफाइड सिस्टम है कि आईपीसी और जो भी चीज़ें हैं इंडिया लिख के रखते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो कोडिफिकेशन जरूरी है, ऐसा माना जाता है। तो जो भी है इंडिया में जो जो कॉमन लॉ कहाँ-कहाँ फॉलो होता है, तो ये जो होता है यूनाइटेड किंगडम में होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद हमारा इंडिया में होता है,
पाकिस्तान में होता है, और भी काफ़ी जगह पे होता है। तो कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ एक प्रकार का लॉ है जहाँ पर इंग्लैंड ने राज किया था, उस जहाँ जहाँ लगभग सभी देश उसको मानते हैं, और कॉमन लॉ जो है इंग्लैंड के बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन है, उन्हीं के सिस्टम को जो फॉलो करेंगे उन्हीं को कॉमन लॉ कहेंगे। और कॉमन लॉ जो होता है वो कॉमन सेंस पर आधारित होता है। हम लोग कॉमन सेंस से डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा कॉमन लॉ जो है। और कॉमन लॉ जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कब हुआ था ये? जो आफ्टर आफ्टर द नॉर्मन क्वेस्ट, नॉर्मन क्वेस्ट नाम का एक घट नॉर्मन क्वेस्ट जो एक प्रकार की घटना घटी थी, बस आप रट लीजिएगा कि नॉर्मन क्वेस्ट एक नाम की घटना थी जो 1066 एडी में घटी थी। तो इस समय में बिफोर द कन्क्वेस्ट, कोई भी कन्क्वेस्ट के आने से पहले, यानी कन्क्वेस्ट एक प्रकार का इस समय में ये क्या था? इस समय में क्या था? बिशप वगैरह थे, वो चलाते थे, है ना? जो बिशप थे, राजा महाराजा, सॉरी बिशप, सॉरी राजा महाराजा निकल गया। बिशप मतलब जो चर्च में जो लोग पादरी वगैरह होते हैं वही लोग चलाते थे और बताते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मन क्वेस्ट आप याद कर लीजिएगा कि नॉर्मन क्वेस्ट के बाद आया था रिक्वेस्ट है अनकोडिफाइड के, रिक्वेस्ट वॉइस चली गई थी, हाँ बताना चाहिए था ना, अनकोडिफाइड के बाद रिपीट कर दो, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो है वो ये अनकोडिफाइड लॉ है। यूनाइटेड किंगडम में अनकोडिफाइड इसलिए है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, उसको एक साथ इकट्ठा कर लिए हैं ताकि वो अनकोडिफाइड उसको मानते हैं, उसको कोडिफाइड नहीं मानते हैं। कोडिफाइड होना मतलब कि एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो कॉमन लॉ कौन कौन फॉलो करता है? कॉमन लॉ यूके फॉलो करता है, ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है, इंडिया, पाकिस्तान। और ये कब आया था कॉमन लॉ? तो कॉमन लॉ जो है एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नाम की घटना घटी थी 1066 एडी में। उसके बाद कॉमन लॉ का ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ा बढ़ा जो कि ये कॉन्क्वेस्ट के बाद आया था। और उस समय क्या होता था, जो बिशप वगैरह होते थे, जो वहाँ के पादरी वगैरह होते थे चर्च के, वही डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। और सेरिफ्स, बिशप्स और सेरिफ, सेरिफ जो शेयर करते हैं किसी भी चीज़ों को, उसको सेरिफ बोलते हैं। तो बिशप और सेरिफ जो थे वो उसी के अंडर थे, चर्च के अंडर थे। वही लोग डिसाइड करते थे कि क्या लॉ है और क्या नहीं लॉ है। और उन्हीं के पास था चीज़ों को चेक करने का पावर, दोनों चीज़ों का, सिविल और क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल की कोई भी घटना होती थी वही बिशप और शेरिफ मिलके बताते थे कि क्या है, क्या सही नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये बनाया गया है ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ जजेज के द्वारा बनाए गए हैं, कॉमन लॉ सिस्टम। इसीलिए क्वासाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जजेज हैं वो बताते हैं रूल और ये डिसीजन दे रहे हैं, इसीलिए क्वासाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल। क्योंकि क्वासाई का मतलब होता है आधा अधूरा या उसके जैसा दिखने वाला। तो ये क्या है? जुडिशियल। तो जुडिशियरी डिसीजन दे रही है, इसीलिए जुडिशियल। तो क्वासाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, यानी जो ये बताया जाता था, है ना? तो ये जो लॉ था वो इसके बराबर था। जैसे कि क्वासाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल होता है, वो अगर कोई भी लॉ बताते हैं तो लोगों को फॉलो करना पड़ता है जब तक वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। तो इस तरह से जो भी लॉ बनाया जाता था वो जजेज के द्वारा बनाया जाता था, और जजेज के बनाने के सिस्टम को हम लोग क्वासाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल के आधार पर रखते हैं। क्योंकि वो जो लॉ था वो क्या था? वो कोई एक प्रकार का रिटन ओपिनियन था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। कोर्ट में ओपिनियन देते हैं ना लोग, रिटन ओपिनियन था जो कि जूरी सिस्टम, वो रिटन ओपिनियन था। और वो क्या था? बेस्ट था। किस पर बेस्ट था? जो जजेज बताते थे वो बेस्ट था ज्यूरी सिस्टम पे। यानी बहुत सारे जो जजेज हैं वो आएंगे और बताएंगे कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और उसको हम लोग मान के प्रेसिडेंट मान के फॉलो कर लेते थे। हाँ, विशाखा गाइडलाइन को जैसे हम लोग इंडिया में मान लिए हैं, फॉलो कर लिए हैं। और वो एक एक्ट भी बन गया है सेक्सुअल एंड हरासमेंट, बाद में सेक्सुअल एंड हरासमेंट का एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट क्यों बन गया? क्योंकि वो जुडिशरी के प्रेसिडेंट से आया। तो जो भी जज जो बातें बता रहे हैं, जज का बात को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक क्वासाई यानी उसके जुडिशियल सिस्टम की ही तरह है। वो जो बात बोल रहे हैं उस बात को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको हम लोगों ने ट्राइब्यूनल के फॉर्म में इसलिए रखा है कि समय समय पर चेंज भी हो सकता है। जो हाई कोर्ट की बातें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज कर देता है, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी बातें चेंज करनी पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पे एलजीबीटी राइट पहले दे दिया कि ठीक है एलजीबीटी आप लोग एक साथ रह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, फिर दोबारा आया, फिर क्या कहा
कि नहीं रह सकते हैं, और फिर अगली बार लास्ट में जजमेंट दिया कि हाँ आप रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी बातें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो ट्राइब्यूनल की बातें जैसे चेंज हो सकती हैं, उस तरह से जज की बातें भी चेंज हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को खुद भी चेंज कर सकता है। इसी के वजह से इसको क्वासाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल कहा गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। ये क्या नाम है, त्रिपुरारी जी और सिमरन जी, बताइए समझ में आ रहा है? हेलो? आ रहा है, चलिए। कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा पन्ना खोल लेते हैं। अब सेलिएंट फीचर ऑफ कॉमन लॉ देखते हैं। सेलिएंट फीचर अब एग्जाम में लिख के आइएगा कि सेलिएंट फीचर यानी जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जो आप उससे डिराइव कर सकते हैं, या आप एग्जाम्स में लिख के आइएगा तो अच्छे नंबर आएंगे आपको। चलिए मैं पेज खोल रहा हूँ, नया पेज। तो देख सकते हैं कि जो कॉमन लॉ जो है वो क्या है। कॉमन लॉ सिस्टम किस पर आधारित है? चलिए मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेलिएंट फीचर SF, ठीक है। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉमन लॉ, COOM, कॉमन लॉ के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, कॉमन लॉ सिस्टम। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम क्या होगा? क्या है कॉमन लॉ सिस्टम? जो क्या है, लोगों का राइट पर आधारित है कि हाँ आपको ये राइट दिया जाएगा। हर एक इंडिविजुअल को क्या दिया जा रहा है? राइट दिया जा रहा है, राइट के ऊपर आधारित है, ठीक है। राइट के ऊपर आधारित है, और ये क्या है, ये राइट दिया जाता है लोगों को ताकि लोग अच्छे से अपने राइट को प्रॉपरली इस्तेमाल करके, प्रॉपर इस्तेमाल करके अपना लाइफ को अच्छा बना सके। तो जो भी कॉमन लॉ सिस्टम है, लोगों को राइट दिया गया है इंडिविजुअल को, ताकि वो प्रॉपर वे में, ताकि वो प्रॉपर वे में अपना जो भी है, अपना जो इंटरेस्ट है सोसाइटी में, प्रॉपर इंटरेस्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में अच्छे से वो इंटरेस्ट को फॉलो कर सके और अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। इसलिए इंडिविजुअल को राइट दिया गया है। फंडामेंटल राइट टाइप के बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो ये राइट दिए जाते हैं ताकि लोग अपने को डरे नहीं और जीवन में आगे बढ़े, कभी भी उनको खतरा महसूस ना हो, उनके मन में हमेशा प्रोटेक्शन महसूस हो। उसके बाद जो है, ये एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ ट्रायल पर डिपेंड करता है। एडवर्सेरियल मॉडल क्या होता है? तो एडवर्सेरियल मेथड यही होता है जहां दो एडवोकेट आते हैं और वो लड़ते हैं, और यहाँ पर प्रीजम्पशन ऑफ क्या होता है, प्रीजम्पशन ऑफ ज़्यादातर केसों में इनोसेंस होता है। बस वो रेप और रिपीट ऑफेंडर और भी सेडिशन वगैरह है, उस तरह की चीज़ों को छोड़ दिया जाए। तो ज़्यादातर जगह क्या है, प्रीजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। और क्योंकि कोर्ट जब तक आप गिल्टी नहीं है तब तक आप जब तक आपको साबित नहीं कर दिया जाए कि आप गिल्टी हैं, तब तक आप इनोसेंट माने जाएंगे। इसीलिए कसाब को भी इनोसेंट मान के केस इतना लंबा चौड़ा चलाया गया था। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, जो होता है हमारा जो अगर है 50+1, यानी जब हमारा ये सिविल केस है, इसमें 50+1 कर देना होगा, तब जाके उसको मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो अगले पार्टी को उसका मिल जाएगा। 50+1% यानी 51% के करीब कर देते हैं प्रूफ, तो आपको मिल जाएगा उसका अधिकार, या आपका जो भी राइट है उसमें मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में पैसा होगा तो पैसा मिल जाएगा, जमीन होगा तो आपको जमीन मिल जाएगा, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा ये सिविल केस में। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। तभी आप क्रिमिनल केस में ज्यादातर में ये जहां इनोसेंस की बात होगी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी जहां तक डाउट बन सकता है, जहां तक लग रहा है आपको सारा का सारा डाउट क्लियर कर देना होगा, तभी जाके अगले को सजा मिल पाएगी। जो अक्यूज्ड होगा उसको तभी सजा मिल पाएगी। अक्यूज्ड को कब सजा मिल पाएगी? जब वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप प्रूव कर देते हैं। तो एडवर्सेरियल सिस्टम में यही है कि जो जजेज होंगे वो बस एज अ दर्शक होंगे, बस वो देखेंगे और कुछ करेंगे नहीं, बस वो डिसीजन देने का काम करेंगे। कैसे दर्शक डिसीजन देता है, चौका छक्का बोल देता है बॉल बिना जाने से पहले। तो उदाहरण के तौर पे जजेज भी होंगे, बस बस लास्ट में बोल देंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, या बीच में भी कभी रोक टोक कर सकते हैं। तो वो जाके जांच पड़ताल नहीं करेंगे और वो कुछ इधर उधर की काम नहीं करेंगे नॉर्मली। लेकिन कोई कुछ जज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली एडवर्सेरियल सिस्टम में यही दिया गया है कि वो नहीं करते हैं जांच पड़ताल, वो एमेकस क्यूरे अपॉइंट कर देते हैं, और एमेकस क्यूरे उनका काम करता है। एमेकस क्यूरे अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना?
उसके बाद जो भी एडवर्सेरियल मेथड आप समझ गए, तो इसमें जो भी ये दो पार्टी होती है एडवर्स पोजीशन पे होती है, एडवर्सेरियल इसीलिए नाम दिया गया है। एक पार्टी यहाँ है, एक पार्टी वहाँ है, दो पार्टी है। एक पार्टी कह रहा है कि हाँ हम मैंने की नहीं किया है, और ये कहता है नहीं नहीं तुमने ही किया है। तो दो पार्टी हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों एडवर्स सिचुएशन में हैं, इसीलिए उसको एडवर्सेरियल सिस्टम कहा गया है। और दोनों के एडवोकेट आते हैं और एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं, और उसके बाद जो भी होता है प्रूफ विटनेस देते हैं, एविडेंस देते हैं, उसके बाद चेक किया जाता है क्या सही है क्या गलत है, और उससे चेक करने के बाद जो है फैसला सुनाते हैं जज। तो ये सिस्टम है एडवर्सेरियल सिस्टम का। और इसमें ये कहा गया है कि जो जज हैं वो एक प्रकार के अंपायर होते हैं, और जज को डिसीजन देना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जज एज अ अंपायर काम करते हैं, और एज ए दर्शक काम नहीं करते हैं, एज ए अंपायर काम करते हैं, बताते हैं ये क्या सही है क्या गलत है। तो जज इसमें अंपायर हैं कॉमन लॉ सिस्टम में, ठीक है। लेकिन सिविल लॉ सिस्टम में जज अंपायर नहीं है, जज खिलाड़ी भी हैं। वो खेल में जाकर देख सकते हैं, मतलब कोई भी घटना घटा है तो एक प्रकार का खेल है, वो चेक कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, चुपचाप भी चेक कर सकते हैं, और अपना जो भी है एक्शन वो ले सकते हैं। वो सिविल लॉ सिस्टम का है। अब आते हैं जो भी ये है सिविल लॉ में है, इसमें जो है कोर्ट जो प्रेसिडेंट फॉलो करती है, लोअर कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। ये तो आप लोगों को मालूम है कि प्रेसिडेंट जो होता है लोअर कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट दिया तो नीचे वालों को फॉलो करना पड़ेगा, हाई कोर्ट दिया तो उस स्टेट का बाइंडिंग होगा, दूसरे स्टेट के लिए बस और सिर्फ वो सजेस्टिव वैल्यू होगा, बस एक सजेशन होगा, चाहे तो माने ना चाहे तो ना माने। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई घटना अगर दिल्ली में घटती है और उसको उठा के हम सेम टू सेम घटना के बारे में हम लेके जा रहे हैं बैंगलोर के कोर्ट में, तो या कोलकाता के कोर्ट में या इलाहाबाद कोर्ट में कहीं भी, तो उसके ऊपर है जज के ऊपर, चाहे तो माने ना चाहे तो ना माने, बस एक सजेस्टिव वैल्यू है। लेकिन वही चीज़ अगर कुछ दिल्ली में घटा है और दिल्ली के किसी भी कोर्ट में ले जाएंगे, रोहिणी कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में दिल्ली का कोई कोर्ट अगर डिसीजन दिया है हाई कोर्ट, तो सबको मानना पड़ेगा। तो ये बातें होती हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो लोअर कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। और प्रेसिडेंट की वैल्यू सुप्रीम कोर्ट की कहाँ दी गई है, आर्टिकल 141, जिसको स्टेयर डेसाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्लियर है। उसके बाद जो भी है इसमें लेजिस्लेचर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, वो टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज करते हैं, जैसी जैसी नीड वैसी वैसी उनकी डीड, जैसी उनकी नीड सोसाइटी की जैसी आएगी नीड, वैसा करेंगे वो डीड, मतलब वैसे काम करेंगे ताकि चीज़ों को अच्छा बनाया जा सके। तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी अपना सकते हैं, जब जिस समय जिस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो उस तरह की चीज़ों को वो रूल एंड रेगुलेशन बना के फॉलो करने के लिए लोगों को कंपेल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको मानना पड़ेगा। और इसमें जो भी गैप है, कुछ भी लूप होल रह गया हो, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए, एनी गैप, कोई भी गैप रह गया हो, उसको फुलफिल करने की कोशिश टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इसीलिए अमेंडमेंट होते रहता है, इसीलिए चेंजेज आते रहते हैं। तो ये कॉमन लॉ सिस्टम का फीचर है। उसके बाद जो है वो कॉमन लॉ है, वो कॉमन लॉ जो है वो कोई भी इशू, कोई पार्टिकुलर इशू डिराइव हो जाए उस पर बना सकते हैं। जैसे कि बार बार मैं बता रहा हूँ विशाखा गाइडलाइन, क्योंकि कोई वर्ल्ड में ऐसा पहले कहीं नहीं बना हुआ, इंडिया में सॉरी नहीं बना हुआ था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का, तो किसी और देश से लाया और उसके बाद उन लोगों ने बनाया। तो बेसिक स्ट्रक्चर भी कहीं नहीं था, तो इशू क्रिएट हो गया कि जो जब जो मन करेगा वो उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया क्योंकि हम लोग अच्छे से देश को चला सकें। तो इसीलिए जहाँ जहाँ गैप होगा वहाँ वहाँ उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी, और इसको कॉमन लॉ सिस्टम अलाउ करता है लेजिस्लेचर को और जुडिशियरी को कि आप गैप को फिल कर दें। जुडिशियरी गैप को जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू फिल कर सकती है, या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, यानी खुद से कॉग्निजेंस ले लेगी किसी घटना का और उसके बाद वो फॉलो कर सकती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके भी कर सकती है कॉग्निजेंस। या जो भी एडवोकेट हैं वो प्रो बोनो, यानी फ्री में लोगों का हेल्प करके, प्रो बोनो करके भी लोगों को न्याय दिला के चेंज ला सकते हैं। या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के भी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के भी हम लोग चीज़ों को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो भी है अगला है कि जो भी है वो ये जो कॉमन लॉ है वो इवॉल्व करता है टाइम टू टाइम, जैसी जैसी सोसाइटी वैसा वैसा लॉ। तो ये चेंज
चेंजिंग सोसाइटी के अनुसार ये चेंज होते रहता है। जैसे जैसा सोसाइटी होगा वैसा वैसा चेंज होगा। उदाहरण के तौर पर अभी आईपीसी और सीआरपीसी नया बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज आ रही हैं, जो उतने अमेंडमेंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोचा जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा कि चेंज कर दे पूरा का पूरा, ताकि अच्छे से इवॉल्व हो सके और अच्छे से हम लोग सोसाइटी में लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा सकें, लोगों को अच्छे से हम लोग उनका हक दिला सकें। ठीक है, उसके बाद जो है ये हम लोगों को आइडिया देता है, ताकि हम लोग जो डिस्प्यूट वगैरह हैं उसको हम लोग कोर्ट में ख़त्म कर लें। जो भी हम लोगों को आइडिया देता है कोर्ट में ख़त्म कर लें, या हम लोग बाहर भी ख़त्म कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मेडिएशन, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो कॉमन लॉ का फैक्टर है। कॉमन लॉ में कुछ जरूरी नहीं कि सभी कुछ हम लोगों को कोर्ट में ही डिसाइड करना है, कोर्ट के बाहर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन। तो आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो बताइए, मैं अभी बता देता हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी कुछ को हमको कोर्ट में जाके ख़त्म करना है। हम लोग आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन से भी ख़त्म कर सकते हैं। आप लोगों को आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ, नहीं तो आगे चलता हूँ। जैसा है बताइए, दोनों लोग लिख के, त्रिपुरारी जी और सिमरन जी, आप लोग आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन मालूम है? कॉमन लॉ हम लोग को अलाउ करता है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही हमारे पास सहारा नहीं है। एक तू ही सहारा, तेरे बिना मैं हूँ बेचारा, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी आप और भी जगह से अपना वो ले सकते हैं, अपना जो भी है आप न्याय ले सकते हैं। आर्बिट्रेशन करा सकते हैं, कॉन्सिलिएशन करा सकते हैं और मेडिएशन करा सकते हैं। सिमरन जी आपको मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा, ताकि बाद में भी जो लोग आएंगे अगर उनको नहीं मालूम होगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज है वो हमारे स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, बिना तर्क के, बिना नियम के, बिना योजना बनाए हुए हम, कोई भी एक आर्बिट्रेटर है जो काफी फेमस है, जो हम दोनों को जानता है, उसके पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे साथ ये घटना घटी है, अब हमको इसका आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करा दीजिए। और कोर्ट भी ऑर्डर अपने तरफ से दे सकती है कि ठीक है तुम जाओ और आर्बिट्रेटर से जाओ, इसका करा के आ जाओ सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्रेशन से सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर कोर्ट में आना और अपना टाइम लगाना और हमारा भी टाइम बर्बाद कराना, यानी हमारा टाइम भी साथ साथ ले जाना। तो इसलिए आर्बिट्रेशन रखा गया है ताकि कोर्ट के ऊपर से लोड कम हो। तो आर्बिट्रेशन आपको समझ में आ गया सिमरन जी, और आपको तो पता ही था ये त्रिपुरारी जी। आर्बिट्रेशन क्लियर है आपका? अब आते हैं कॉन्सिलिएशन। तो कॉन्सिलिएशन, ये सारी चीज़ें को मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ तक में क्लियर होगा आप लोगों का। तो कॉन्सिलिएशन जो है वो क्या है बताइए, किसी को त्रिपुरारी जी आपको मालूम है तो बताइए चैट में लिख के, कॉन्सिलिएशन क्या है? अब खत्म होने वाला है हमारा मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, फिर इंडियन करेंगे, फिर क्लास को थोड़ा देर के लिए सस्पेंड करेंगे, फिर दोबारा आप लोग कहेंगे तो लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इतना ही तक आज का क्लास रखेंगे, सब आपके ऊपर है। तो काउंसिलेशन एक प्रकार का लिटिगेशन का माध्यम है जिससे चीज़ों को सेटल किया जा सकता है। किसी किसी के बीच कोई भी झगड़ा हुआ तो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो नहीं जानता है आपको या किसी और को, एक कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। दोनों पार्टी के म्यूचुअली दोनों पार्टी को तैयार होना होगा कि ठीक है हम इस पार्टी को बना रहे हैं, अपना यही पार्टी डिसाइड करेगी, तो उसको हम लोग बना देते हैं किसी एक इंसान को या किसी ग्रुप को, और वो ग्रुप हमारी घटनाओं को सुनता है और हमारे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर खत्म कराने का प्रयास करता है। और ये जो है लोगों के कंससनेस पर डिपेंड करता है कि आप अपना कंसस हैं या नहीं उस चीज़ों के लिए, या आप इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं। तो ये जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पार्ट हैं, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी आपका जो भी डिस्प्यूट है वो अल्टरनेट, बिना कोर्ट गए हुए फाइनल हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट में ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर। मेडिएशन क्या होता है? तो मेडिएशन जो है वो भी एडीआर का एक पार्ट है, जो कि डिपेंड करता है कोई एक मेडिएटर आ जाए, कोई थर्ड पार्टी आ जाए जिसके पास टेक्निक हो, टैलेंट हो, वो उसके बारे में जानता है, वो आए
और आपको उसके बारे में बताए कि हाँ, इस बात को हम ऐसे-ऐसे सेटल कर सकते हैं, और आपको उसकी बातें बढ़िया लगे, तो उस मीडिएटर के बातों को सुनकर आप फॉलो कर सकते हैं। मीडिएटर की जो बातें हैं वो आपको जब बताएगा तो आप उसको इवैल्यूएट करें कि जो भी बातें हैं, वो मीडिएशन में जो बता रहा है वो इवैल्यूएटिव है या नहीं, वो जो बातें बता रहा है आपके लिए सही है या नहीं, फैसिलिटेटिव है या नहीं, जो भी बातें आपको बता रहा है उसमें जो भी फैसिलिटी आपको चाहिए थी, वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो रही है या नहीं, एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, क्या जो भी बातें आपको बताई जा रही है उससे आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या नहीं। तो इस सब तरह से हम लोग मेडिएशन को समझ सकते हैं कि एक प्रकार का इंटरमीडिएटरी कोई आता है, कोई बीच में आ जाता है, मीडिएटर जो आपको हेल्प करता है कि आप लोग जो दोनों लोगों के बीच झगड़ा झंझट है, आप लोग म्यूचुअली सेटिस्फाई होके अपने जो भी डिसीजन है या जो भी घटना है उसको सेटलमेंट करके रफा सफा करें। जैसे पैसे की बात हो या कोई और बात हो, इस तरह से इतना इतना पैसा आप बांट लीजिए ताकि कोर्ट के ऊपर से लोड घटे और आपका भी काम हो जाए और कोर्ट का भी काम हो जाए, क्योंकि कोर्ट चाहती है कि हमको जितना मतलब ज़्यादा केस हो जाएगा उतना ज़्यादा लोड होगा और ज़्यादा लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है हरीड जस्टिस इज बरीड जस्टिस, जस्टिस डिनाइड, क्या है, हरीड जस्टिस, जो अगर जल्दी जल्दी जस्टिस दिया जाने लगे तो बहुत खतरनाक जस्टिस हो सकता है, इसलिए टाइम के साथ दिया जा सकता है। और क्या करते हैं, जस्टिस अगर किसी को लेट मिल रहा है तो वो क्या है, वो बहुत बेकार है। तो कहा क्या है ना, जस्टिस डिनाइड इज, क्या नाम क्या है प्रोवर्ब आपको याद है? हाँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, याद आ गया। जस्टिस जितना ज़्यादा देर होगा उसका मतलब है कि जस्टिस देरी हो रही है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा? जस्टिस डिले इसलिए होता है कि बहुत सारे केस पेंडिंग हो जाते हैं। हमारे पास जो जजेज हैं उसकी जो कमी है, एक जजेज पर बहुत ज़्यादा केस है, इसके वजह से टाइम लगता है। तो जजेज का ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट के बेंचेज को बनाना चाहिए अलग अलग जगह पे, ताकि अच्छे से हो सके डिसीजन और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। लेकिन ऐसा ना हाई कोर्ट चाहती है और ना ये क्या कहते हैं अपना गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट बस ट्राइब्यूनल बना के रखी है और ट्राइब्यूनल में सभी तरह के लोग नहीं जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल नॉर्मली स्पेशल प्रिविलेज लोग हैं, जैसे ऑफिसर लोग हैं या इस तरह के लोग हैं जिनको टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है। आम लोगों के लिए नॉर्मली नॉर्मली नहीं बनाया गया। जैसे हमारी और आपकी झगड़ा है तो हम लोग ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते हैं नॉर्मली, बहुत रेयर केस में जा सकते हैं, कुछ 3-5 इधर उधर लगा के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो बताइए। उसके बाद हमारा जो भी है उसमें उसके बाद जो जज है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर जो है वाइड है, वो वाइड डिस्क्रिशनरी पावर है। कहने का सेंस ये है कि वो जितना मतलब चाहें उतना बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। वाइड डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो जजेज को दिया गया है ताकि वो अच्छे से डिसाइड कर सके। कॉमन लॉ सिस्टम खत्म हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप लोगों का कोई डाउट है कॉमन लॉ सिस्टम में तो आप पूछ सकते हैं, त्रिपुरारी जी और सिमरन जी। उसके बाद हम लोग सोशलिस्ट लीगल सिस्टम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स्ड लीगल सिस्टम के बारे में समझेंगे और रिलीजियस लीगल सिस्टम के बारे में समझेंगे, फिर इंडियन लीगल सिस्टम, फिर खत्म करेंगे। कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। तो अब आते हैं सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के बारे में। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है वो मार्क्स जो थे ना, कार्ल मार्क्स और लेनिस्ट, इन पर आधारित है। कौन? सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। अब हम अगला पेज खोल देते हैं, तब तक यहाँ जगह था तो मैंने लिख दिया। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है वो मार्क्स और लेनिन के ऊपर आधारित है और इसमें ये बताया गया है, रुकिए दूसरा पेज खोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? चलिए, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है वो जो है ये डिपेंड करता है, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है मेजर मॉडिफिकेशन जो किए गए हैं इसमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में। क्यों किए गए हैं? इसमें मेजर जो भी किए गए हैं सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, सोशलिस्ट लीगल, आप लोगों को दिख रहा है ना त्रिपुरारी जी, आपको दिख रहा है ना सोशलिस्ट लीगल? दिख रहा है। हाँ, तो सोशलिस्ट तो कॉमन लॉ में कोई डाउट है तो बताइए। नहीं। चलिए, हाँ बताइए।
सोशलिस्ट लीगल सिस्टम कर रहे हैं ना हम लोग। मैं सोच रहा हाँ। हूँ, अच्छा, मैं एक ही एक पार्ट में कर दूं कि दो पार्ट में कर दूं? एक में मेजर लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड और इंडियन लीगल सिस्टम एक ही साथ एक ही वीडियो में रहने दें, कि मेजर लीगल सिस्टम इस वीडियो को पढ़ा के खत्म करें और इंडियन लीगल सिस्टम के लिए नया वीडियो बना ले? क्या कहते हैं? क्या रहेगा, अच्छा रहेगा लोगों के लिए? ठीक। हाँ, मेरे ख्याल से अलग रहने से ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, तो मैं इस वीडियो में मेजर लीगल सिस्टम खत्म करेंगे और 5 मिनट के बाद इंडियन लीगल सिस्टम शुरू कर देंगे, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। हाँ। तो जो भी है हमारा सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, ये किस पर आधारित है? माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। माइक ऑफ कर लिए त्रिपुरारी जी? हाँ। जो भी ये है, ये मार्क्सिस्ट और लेनिन के जो भी विचारधारा थी उसके ऊपर ये लागू होता है, और ये सिमिलर है सिविल लॉ के, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिविल लॉ से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है पब्लिक लॉ के बारे में डिस्कस किया गया है, पब्लिक लॉ और कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। और इसका एम यही है कि ऐसा सोसाइटी क्रिएट किया जाए जो लोगों को अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करा सके, लोगों को अच्छे से लोगों को अच्छे से ऐसा कंडीशन, अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करा सके, गुड कंडीशन क्या करा सके, प्रोवाइड कराया जा सके, इसके लिए ये बनाया गया है। और ये जो है, जो ओरिजिनेट हुआ था, कब हुआ था? 19th सेंचुरी में हुआ था, 19th सेंचुरी में हुआ था। और ये जो फॉलो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है ईस्टर्न यूरोप में ये फॉलो होता है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ फॉलो होता है? ईस्टर्न यूरोप में ये फॉलो होता है, ठीक है? ईस्टर्न यूरोप में, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो ये जो है इसमें जुडिशियल प्रोसेस जो है इसमें एडवर्सेरियल कैरेक्टर मिसिंग है। एडवर्सेरियल सिस्टम का मतलब क्या था कि दो पार्टी होंगे, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, दोनों पार्टी के एडवोकेट बोलेंगे ये सही है तो अगला बोलेगा कि ये सही है, तो दोनों लोगों में झगड़ा झंझट होगा, तो ये इसमें नहीं है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में। और ये पब्लिक प्रोजिक्यूशन को माना जाता है कि जो पब्लिक प्रोजिक्यूशन है वही लोगों को न्याय दिला सकते हैं, तो पब्लिक प्रोजिक्यूशन को इन लोगों ने प्रोवाइडर ऑफ जस्टिस माना है, यही जस्टिस दिला सकते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको नेशनल प्राइवेट प्रॉपर्टी को लोगों सरकार को दे देना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार को दे देना चाहिए, ताकि सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को अच्छे से लोगों में बांट सके और लोगों को अच्छे से जो भी है वो सुविधा मुहैया कराया जा सके। तो इट प्रोवाइड्स फॉर एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये चाहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए, और इसका एम यही है कि अच्छे से नेशनलाइजेशन प्रोवाइड कराया जा सके, लोगों को अच्छे से सभी मौका प्रोवाइड कराया जाए, ताकि लोग अच्छे से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें और अपने लाइफ को अच्छा बना सकें। इसी के लिए ऐसा किया गया है, अच्छा से प्रोडक्शन बढ़ा सकें और अच्छा बना सकें। और उसके बाद है इसमें जो लॉ है वो इसलिए बनाया गया है, स्ट्रिक्टली बनाया गया है, ताकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हर एक लोगों का अच्छा हो, कोई गरीब अमीर ना हो, लोगों को बराबरी दिलाया जा सके, इकोनॉमिक प्रोडक्शन को अच्छा करके लोगों को बराबर लाया जाए, इक्वल फुटिंग पर लाने के लिए ऐसा कोशिश किया गया है कि लोग इकोनॉमिकली क्या है, इकोनॉमिकली इक्वल फुटिंग पर आ जाएं, इसी के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। और इसमें इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। उनका यही मकसद होता था कि सबको एक बराबर होना चाहिए, और इसमें क्या है, वो रूलिंग क्लास जो होगी वो पब्लिक के लाइफ में जो भी है वो ग्रेजुअली चेंज लाएगी, यानी वो पैसा कमाएंगे और लोगों के लाइफ में लगाएंगे, लोगों के हेल्प के लिए काम करते रहेंगे। अगर कमाएंगे भी तो सिर्फ उनको अपने पास स्टोर नहीं कर लेना है, उनको कंपल्सन है, उनको मजबूरी है कि पब्लिक लाइफ में उनको अपने पैसे को खर्च करना पड़ेगा, जिससे पब्लिक पॉलिसी अच्छी हो सके और धीरे धीरे समाज में चेंज आ सके। यही सोशलिस्ट नेशन का सबसे बड़ा थॉट है। रसिया भी सोशलिस्ट कंट्री है, जैसा कि आपको मालूम होगा। और इसमें जो है प्राइवेट लॉ जो है रिलेशनशिप का वो लिमिटेड होता है, इसमें प्राइवेट लॉ अच्छे से लोग नहीं कर पाते हैं, लिमिटेड होता है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सिटीजन जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकार पर, सरकार उनको जैसा चाहेगी उस प्रकार से कराएगी, सरकार का के पास पूरा पावर है, और सरकार जो है वो ही जैसा चाहेगी उस प्रकार से चलेगा। और सरकार जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द फील्ड ऑफ प्राइवेट लॉ रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिटेड, यानी सिटीजन के जो भी लॉ हैं, रिलेशनशिप हैं, वो लिमिट किया जा रहा है। और इनको ये कहा जा रहा है कि आपका कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट लॉ हैज लॉस्ट इट्स प्री इमिनेंस, यानी प्राइवेट लॉ ने वहाँ अपनी वैल्यू खो दी है।
एंड ऑल लॉ हैज नाउ बिकम पब्लिक लॉ, यानी जो भी सोशलिस्ट में हैं सभी लॉ पब्लिक लॉ के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आते हैं मिक्स्ड लीगल सिस्टम। तो इंडिया जो है वो मिक्स्ड लीगल सिस्टम है, क्योंकि इंडिया सिविल लॉ भी फॉलो करता है और कॉमन लॉ भी फॉलो करता है। तो इंडिया के लिए जो टर्म लिख सकते हैं वो है स्यू जेनरिस, स्यू जेनरिस, क्योंकि ये मिक्सचर है, कॉमन लॉ भी फॉलो करता है, सिविल लॉ भी फॉलो करता है, रिलीजियस लॉ भी फॉलो करता है, सभी फॉलो करता है। तो इसको हम लोग मिक्स्ड सिस्टम इंडिया को कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया सभी चीज़ों को फॉलो करता है। कॉमन लॉ का तो आप जानते ही हैं कि कॉमन लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ में क्या होता है और सोशलिस्ट लॉ में क्या होता है, यही तीनों इंपॉर्टेंट है। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है त्रिपुरारी जी? हेलो। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, आवाज आ रही है, कि जो भी है वो मिक्स्ड सिस्टम है इंडिया, क्योंकि इंडिया जो फॉलो करता है, इंडिया के सिस्टम को हम लोग स्यू जेनरिस बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया वाले जो है वो मिक्सचर फॉलो करते हैं, कॉमन लॉ और सिविल लॉ दोनों फॉलो करते हैं। सिविल लॉ जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग रिटर्न फॉर्म में सारी चीज़ों को लिखते हैं, रखते हैं, हमारे जो भी है एक्ट वगैरह, कोड वगैरह, कोडिफिकेशन करके रखे हैं, इसलिए सिविल लॉ फॉलो हो रहा है। और कॉमन लॉ इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ज़्यादातर जगह पे, और हमारे जगह पर प्रेसिडेंट की भी वैल्यू है। और रिलीजियस लॉ भी फॉलो करते हैं, जैसे कि बाईगेमी सबके लिए बैन है, लेकिन अगर कोई बाईगेमी कर रहा है जो मुस्लिम है तो उसको जेल नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि उनका रिलीजियन उनको अलाउ करता है। तो हम लोग रिलीजियस लॉ को भी फॉलो करते हैं और रिलीजियस लॉ को भी मान सम्मान देते हैं। अब आते हैं रिलीजियस लॉ क्या है। मिक्स सिस्टम, यही था कि सबके बारे में बताया जाता है, और इंडिया जो है वो मिक्स्ड सिस्टम फॉलो करता है। इंडिया के लीगल सिस्टम को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस हमने समरी में बताया है। और रिलीजियस सिस्टम क्या है, तो रिलीजियस सिस्टम जो है वो रिलीजन पर आधारित होगा, कस्टम पर आधारित होगा, ट्रेडिशन पर आधारित होगा। जो भी कस्टम है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो भी हमारे बनाए गए हैं पुराने ज़माने के चीज़ें, कस्टम, उसको फॉलो करेंगे और उसके आधार पर रूल बनाएंगे। जैसे कि कस्टम बना हुआ है कि सप्तपदी, सप्तपदी फॉलो करना पड़ेगा, तो हमको सप्तपदी फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ सकता है। तो इंडिया में रिलीजियस सिस्टम भी फॉलो होता है, मिक्स सिस्टम भी फॉलो होता है, कॉमन लॉ, सिविल लॉ सब फॉलो करते हैं हम लोग, और इसीलिए इंडिया का मिक्स सिस्टम कह सकते हैं। और इंडिया के लिए जस्ट यूरो मैंने नाम बता दिया। और रिलीजियस सिस्टम जैसे है कि कस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे सप्तपदी, यानी सप्तपदी 7 फेरे वगैरह होंगे तभी शादी को वैलिड माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है, या कोर्ट लॉ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली शादी में यही माना जाता है ज़्यादातर जगह पे। ये कस्टम जो है वो लॉ का फॉर्म ले चुका है, तो ये रिलीजियस सिस्टम है। या जो भी है सपिंडा में शादी नहीं करना है हिंदू में, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कस्टमरी है। और जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में चलते आ रहा है कि हम लोगों को मतलब जो भी चीज़ें करनी है वो लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार से करनी है। और ट्रेडिशन में ये है कि हम लोगों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और अगर माता पिता को अगर हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो हमको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो ये एक प्रकार का कस्टम भी मान सकते हैं, उसको ट्रेडिशन भी मान सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन बन चुका है और ये लॉ एंड ऑर्डर से पास भी हो चुका है। कि हम लोग दो सिस्टम है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो उस सिस्टम में हम लोग ये देखते हैं, जैसे एक सिस्टम का नाम मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सिस्टम है, आपको बताइए, जो प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के लिए है। तो ये सारे ट्रेडिशन का एक पार्ट है जो चलते आ रहे हैं। हाँ बताइए त्रिपुरारी जी, आवाज आ रही है? हेलो, 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 आवाज आ रही है? आ रहा हाँ, तो आप बोलते ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा त्रिपुरारी जी? हाँ, जो खत्म करने है। वाले हैं, जो मैसेज नहीं कर रही। इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस में इंडिया में दो चीज फॉलो होता है ना, ज्यादातर जगह पर क्या है इनहेरिटेंस फॉलो करने का, कैसे मिलेगा लोगों को, है ना? दो सिस्टम, क्या क्या सिस्टम है बताइए, याद है आपको? आ, फैमिली लॉ पढ़ा होगा ना? हाँ शायद दो सिस्टम है। दो मेनली फॉलो एक तो होता है। हाँ हाँ, बताइए। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होता है, हाँ, तो जो एक का नाम है पेरेंट। हाँ ठीक है, बच्चा बता रहे हैं। एक का नाम है मिताक्षरा और एक का नाम है दया भागा। तो मिताक्षरा में आप जन्म लेते ही हकदार बन जाते हैं प्रॉपर्टी को। तो मिताक्षरा अब ज्यादातर जगह पे नहीं चलता है, वेस्ट बंगाल या और भी कम जगह पे चलता है, वेस्ट बंगाल पर भी सब जगह वैलिड नहीं होगा, पहले था मिताक्षरा। तो इसमें आप जन्म लेते ही प्रॉपर्टी के हकदार बन जाते थे, आप मम्मी पापा आपको दे या ना दे। लेकिन दया भागा भी चलता है, जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो आप मम्मी पापा के अधिकारी हैं। तो एक प्रकार का ट्रेडिशन है, चलते आ रहा है, मम्मी पापा चाहेंगे, खास करके पापा के पास ज्यादातर राइट होता है ज्यादातर जगह पे, तभी आपको मिलेगा
रहेगा, या जब तक वो जिंदा है तब तक आप उसके अधिकारी नहीं हैं, आप उसको बेच नहीं सकते हैं, या आप उसको अपने मर्जी से जो मन करेगा उस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। दया भागा यानी आप उनके दया पे हैं, वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। तो ये भी एक प्रकार का ट्रेडिशन है रिलीजियस सिस्टम का जो फॉलो होता है, और इसको हम लोग मानते हैं। और रिलीजियस सिस्टम के लिए हम लोगों ने अलग अलग लॉ बना के रखा है। कोई लॉ कोडिफाइड है, कुछ लॉ कोडिफाइड नहीं है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। यही हमारा जो था वो मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड था। तो मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 5 मिनट के बाद मिलेंगे, इंडियन लीगल सिस्टम को खत्म करेंगे। कोई डाउट है इतना तक में त्रिपुरारी जी? बताइए, कुछ भी आपको पूछना हो मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो बताइए। नहीं, डाउट तो नहीं है। तो चलिए, तो खत्म करते हैं हम लोग। 5 मिनट के बाद मिलते हैं, 10:30 में शुरू करेंगे इंडियन लीगल सिस्टम। ठीक है त्रिपुरारी जी, इसी लिंक ठीक से है। ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, 10:30 में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं, और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए खत्म करते हैं सेशन को यहीं पे।